व्हाट इज अप गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो ये वाली वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस है रिगार्डिंग एमबीए और बैंकिंग। तो जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने उनमें से मेन क्वेश्चंस जिनका मैं आंसर कर सकता था वो निकाल लिए, एक जगह मैंने लिख लिए हैं। तो जल्दी जल्दी मैं क्वेश्चंस पढ़ता हूँ और इनके आंसर देता जाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, हाउ आई ज्वाइन बैंकिंग एंड मेरा ड्यूरेशन, मैंने कितना टाइम काम करा। तो मैंने बैंकिंग स्टार्ट करी थी 1 जून 2023 में और आईसीआईसीआई बैंक में। तुम लोगों को पता है आई वॉज अ डिप्टी मैनेजर ओवर देयर, DM2, डिप्टी मैनेजर 2, DM2 उसको बोलते हैं। और मैंने 2 साल पूरा काम करा है। 31 मई 2025 को मेरा लास्ट डे था, तो मुझे पूरे 2 साल हो गए थे काम करते हुए। सेकेंड क्वेश्चन है मेरी क्वालिफिकेशन और मैंने एमबीए कहाँ से करा है और ये जो मेरी जॉब थी वॉज दिस अ कैंपस प्लेसमेंट या फिर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। पहले समझ लेते हैं कैंपस प्लेसमेंट और ऑफ कैंपस प्लेसमेंट क्या होता है। कैंपस प्लेसमेंट वो होता है जब कंपनी आपके कॉलेज में आती है और आप कॉलेज में जब प्लेसमेंट में बैठते हो वहां से आपकी प्लेसमेंट होती है, दैट इज ऑन कैंपस। ऑफ कैंपस मतलब आपने कहीं लिंक्डइन, नौकरी, इन सब के थ्रू या रेफरल के थ्रू अप्लाई करा कॉलेज के बाहर से और तब आपको नौकरी मिली, दैट इज ऑफ कैंपस। तो बात कर लेते हैं मैंने क्या करा है, मेरी क्वालिफिकेशन। सो आई वाज अ साइंस स्टूडेंट, PCM मेरे पास थी। आई वांटेड टू डू बीटेक बट मैंने सोचा यार सभी इंजीनियर बन रहे हैं तो मैं कुछ और करता हूँ। देन आई डिड माई BBA एंड देन आई डिड माई MBA। तो BBA MBA मैंने एक ही जगह से करा है, विच इज़ दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, DTU, जिसका पहले नाम था DCE, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। तुम्हें पता होगा रोहिणी में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो वहां से मेरा हुआ है अंडर ग्रेड और पोस्ट ग्रेड। तो वॉज दिस अ कैंपस प्लेसमेंट? येस, आईसीआईसीआई बैंक मेरे लिए वॉज अ कैंपस प्लेसमेंट। और ये लोग मास रिक्रूटमेंट करते हैं। मास रिक्रूटमेंट का मतलब ये होता है कि एक साथ बहुत सारे बच्चे कैंपस से उठाते हैं। तो जब मेरा ईयर था 2023 में, तो इन्होंने आई थिंक 19 बच्चे लिए थे आउट ऑफ 45 या 50 बच्चे बैठे हुए थे। तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे इन्होंने उठाए थे वहाँ से। तीसरा क्वेश्चन ये था कि MBA करने के बाद बैंक में सैलरी और MBA करने से पहले सैलरी, मतलब अगर आपने MBA करा है तब आप बैंक ज्वाइन कर रहे हो और अगर आपने MBA नहीं करा आप डायरेक्ट बैंक ज्वाइन कर रहे हो, तो उसमें सैलरी डिफरेंस क्या रहता है। यार देखो सीधी सी बात है, MBA करके आओगे कहीं भी तो आपकी सैलरी बहुत अच्छी हो जाएगी, डबल भी हो सकती है, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है। तो हर कॉलेज का अपना अपना प्लेसमेंट का पैकेज होता है और बैंक ऐसा नहीं करेगा कि डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस है बट सेम ही हर जगह सैलरी दे, ठीक है। तो प्लेसमेंट का जो CTC होता है विच इज कॉस्ट टू कंपनी, जो पैकेज बोलते हैं, वो हर कॉलेज पे डिफर करता है। चौथा क्वेश्चन जो सबसे मेन क्वेश्चन था कि भैया विदाउट MBA भी ज्वाइन कर सकते हैं बैंक। यस, आप लोग कर सकते हो। बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, मणिपाल का प्रोग्राम होता है, PO बैच वाला प्रोग्राम होता है। आपने अंडर ग्रेजुएशन कर लिया, आप डायरेक्ट बैंक की वेबसाइट में जाओ, जो भी बैंक में आपको ज्वाइन करना है वहाँ पर उनकी जो ज्वाइनिंग होती है वहाँ पर लिंक में अपना सारा भर के डालो, अपनी डिटेल्स भरो, वहाँ पर फॉर्म फिल करो। एक और तरीका होता है रेफरल लगवाओ। अगर करंटली आपका कोई कलीग है, आपका कोई फैमिली मेम्बर है किसी पर्टिकुलर बैंक में काम करता है, ये मैं प्राइवेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो किसी प्राइवेट बैंक में काम करता है तो उनको बोले कि हमारा रेफरल लो, हमारा CV आगे बढ़ाओ, HR को भेज दो, अपने किसी सीनियर को भेज दो। तो ऐसे ऐसे करके आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आपको MBA करनी ज़रूरी नहीं होती। हाँ, अगर आपने MBA करी और आपके कॉलेज में आ गया प्लेसमेंट के लिए तब आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज भी आप ऑनलाइन ऐसे अप्लाई करके या फिर CV अपना एज अ रेफरल देके लगवा सकते हो नौकरी। कुछ कॉलेजेस में ये भी होता है कि अंडर ग्रेड जब आपकी पूरी हो जाती है, जब आपने ग्रेजुएशन पूरी कर ली होती है, तो उसमें तो ग्रेजुएशन के प्लेसमेंट्स में भी बैंक आते हैं। तो वही मैं बोल रहा हूँ, अलग अलग कॉलेजेस का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, ठीक है। तो मैंने बता दिया, मैंने लिख रखा था रेफरल एंड ऑनलाइन अप्लाई। ऑनलाइन अप्लाई करो, जो भी इनकी प्लेसमेंट आती हैं, रेफरल लगवाओ अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेम्बर्स को बोलो, किसी को बोलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्क लाइफ बैलेंस इन बैंकिंग। तो आई वॉज पर्टिकुलरली अ पार्ट ऑफ सेल्स, जिसको बोलते हैं बिजनेस डेवलपमेंट। तो बिजनेस डेवलपमेंट में आपको बहुत यार मीटिंग्स में जाना होता है, धूप में घिसवानी पड़ती है, डांट सुननी पड़ती है, 8-8 9-9 बजे तक बैठना पड़ता है, डेटा बनाना पड़ता है। देखो यार, मैं किसी को गलत गाइड नहीं करना चाहता, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता बैंकिंग में। आपके मैनेजर पे भी डिपेंड करता है। देखो अगर आपको वो 6 बजे निकलने दे रहा है, आपके टारगेट्स पूरे हैं, आपने सारा काम कर रखा है, तो ठीक है यार। बट बैंकिंग एक ऐसा फील्ड है जिसमें कंपटीशन बहुत है, करेक्ट। तो अगर आपका मैनेजर नहीं भी चाहेगा ना आपसे काम करवाना, ऊपर से उसको इतना प्रेशर आ जाएगा, फिर वो आप पे प्रेशर डालेगा, है ना। तो हमेशा प्रेशर नहीं होता। बट अगर मैं बोलूँ वीक में अगर 6 डेज वर्किंग है, सैटरडे क्योंकि ऑड सैटरडेज वर्किंग होता है, तो प्रेशर होता है यार। देखो वर्क लाइफ मेरा तो बहुत ही ख़राब था। मैं बस
कुछ ना कुछ करके सब कुछ मैनेज करता था। अगर तुमने मेरे पुराने व्लॉग्स देखे, तुम लोगों को पता है कैसे मैं थका हारा घर आता था, फिर मैं खेलने भाग जाता था या म्यूज़िक करता था या पार्टियाँ करता था। तो आपको वर्क लाइफ बैलेंस खुद बनाना पड़ेगा। जब आप इंडक्शन में जाओगे, जब आप ओरिएंटेशन में जाओगे, जब आप बैंक नए नए ज्वाइन करोगे, सब लोग बोलेंगे अरे बहुत तगड़ा वर्क लाइफ बैलेंस है, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। और मैं आपको झूठे वादे भी नहीं देना चाहता, कुछ नहीं होता, वर्क लाइफ बैलेंस ख़राब हो जाती है लाइफ पूरी। तो ये ध्यान रखना। बट एट दी एंड आपके मैनेजर पे भी डिपेंड करता है, जितना आप उससे क्लोजअप हो जाओगे, जितना जॉली वो रहेगा और जितना प्रेशर ऊपर से वो लेगा उतना ही आप पे डालेगा। अगर वो प्रेशर ऊपर से कम ले रहा है तो आप पे कम प्रेशर आएगा, बट अगर ऊपर से प्रेशर बहुत ज़्यादा आ रहा है और वो भी बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहा है तो यार तुम्हें पता ही है क्या होगा तो ये रहता है, ठीक है। तो सेल्स में तो बहुत ज़्यादा होता है। कुछ जॉब्स होती हैं या फिर कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे प्रोडक्ट हो गया या फिर बैक एंड हो गया, उसका देखो मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट जितना मैंने देखा है वो लोग तो देखो 5:45 6 बजे निकल जाया करते थे, है ना। तो वहाँ पर हो सकता है थोड़ा प्रेशर कम हो, बट जैसे मैंने सेल्स देखी है, मेरे सेल्स वाले में बहुत ज़्यादा प्रेशर था। अब है भाई सबसे मेन क्वेश्चन जो मैं जवाब अभी भी नहीं दे सकता, मेरी सैलरी कितनी है, ठीक है। तो सैलरी का मैं नहीं बता सकता, हाँ। बट अगर मैं बोलूँ कि मेरी MBA टोटल हुई है 5 लाख रुपए में, तो मेरा CTC उससे कहीं गुना ज़्यादा था। मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा था, जितना मैंने इन्वेस्ट करा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये होता है कि मैंने कितना पैसा अपने MBA करने में लगाया, उससे ज़्यादा मुझे उसका रिटर्न मिला। मतलब इनपुट जितना गया उससे ज़्यादा आउटपुट मिला, इसको बोलेंगे ROI अच्छी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छी। जितना मैंने इन्वेस्टमेंट करा उससे कहीं ज़्यादा मेरी सैलरी थी, तो इट वॉज अ गुड सैलरी फॉर मी। मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत अच्छी सैलरी थी, ठीक है, इट वॉज एवरेज से थोड़ी सी ऊपर। अलाउंसेस एंड बोनस, ठीक है, ये मेन चीज़ है जो सैलरी के अलावा होता है। देखो यार, आपको मीटिंग में जाने का, ट्रैवल करने का एक फिक्स अमाउंट ऑफ अलाउंस मिलता है, ठीक है। मैं पर्टिकुलरली अपने बैंक की बात कर रहा हूँ अभी। आपको ट्रैवल करने का इन अ मंथ इतना अमाउंट मिलेगा, तो इट्स अप टू यू। आप मेट्रो से जाओ, पैसे बचाओ, अपनी गाड़ी से जाओ, पैसा फूको, स्कूटी से जाओ, पैसा बचाओ, कैब करो, पैसा फूको। तो मैं क्या करता था, अब जैसे मेरी कोई दूर मीटिंग है तो वहाँ पर मैं जानबूझ के मेट्रो से जाऊँगा या फिर शेयरिंग वाली कैब से जाऊँगा। अगर मेरी मीटिंग पास है तो मैं कैब लूँगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट में ही मुझे अपनी सारी मीटिंग्स करनी है। क्योंकि यार देखो, अगर वो खत्म हो गया फिर मुझे अपनी जेब से पैसे लगाने पड़ेंगे। और आप बैंक को ये नहीं बोल सकते कि भाई तुमने जितना मुझे पैसा दिया था उतने में मैंने मीटिंग कर ली, ऐसा नहीं है। बैंक तो तुम्हें बोलेगा ही कि दिन में 2 मीटिंग करो, 3 मीटिंग करो, क्योंकि हमें प्रेशर होता था कि दिन में 3 मीटिंग्स तो करनी ही करनी है। तो आपका वो जो अलाउंस होता था फिक्स वाला, वो तो देखो मेरा हर मंथ खत्म ही हो जाता था, फिर मैं अपने जेब से पैसे लगाता था। तो ये है आपका अलाउंस की बात कर लेते हैं। फिर मैं हाउस रेंट अलाउंस और ये सब की बात नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ कन्वेंस अलाउंस की बात कर रहा हूँ जो हमें मिलता था फिक्स अमाउंट, ठीक है। बोनस, ठीक है, तो हमारे बैंक में इंसेंटिव मॉडल नहीं था, टारगेट वाला मॉडल नहीं था। हमारे बैंक में एक फिक्स बोनस था जो आपको साल के एंड में मिलता था। और बैंक्स में आपको टारगेट बेस्ड इंसेंटिव्स होते हैं कि आपने इतना टारगेट कर लिया आपको इतना इंसेंटिव मिलेगा, आपको इतना टारगेट कर लिया आपको इतना इंसेंटिव मिलेगा, टारगेट नहीं करा इंसेंटिव नहीं मिलेगा, फिक्स इन हैंड सैलरी मिलेगी। तो मेरे केस में इंसेंटिव वाला मॉडल नहीं था, इसीलिए मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है ICICI बैंक में प्रेशर कम है। आप जितने भी बैंक वाले लोगों से पूछोगे, अगर वो आपको बताएंगे कि हम इस बैंक में काम करते हैं, ABC बैंक में काम करते हैं, इस प्राइवेट बैंक की बात कर रहा हूँ फिलहाल में, तो अगर आप किसी ICICI बैंक वाले से बात करोगे तो ऑफकोर्स ही विल टेल यू कि हाँ हमारे बैंक में प्रेशर कम है, क्योंकि ये इंसेंटिव वाली भागा दौड़ी मारा मारी नहीं थी। जीतेंगे तो सब साथ जीतेंगे, हारेंगे तो सब साथ हारेंगे, ये होता था। तो इससे टीम बिल्डिंग बहुत अच्छी होती थी। तो बोनस बहुत अच्छा आता है, जितना आपका CTC होता है उसका आपको 1/3 तो मिल ही जाता है इनिशियल 2 ईयर्स के लिए, अगर आप MBA से आ रहे हो। अब आप उसका कैलकुलेशन कर लेना जो मैंने आपको बताया है, क्योंकि मैं ज़्यादा इस पर आई कांट पुट टू मच लाइट ऑन इट। फिर अगला पॉइंट मैंने लिख रखा है टारगेट्स, इंसेंटिव एंड प्रमोशन। सबसे पहले टारगेट्स की बात कर लेते हैं। मैं चाहे कितना भी बोलूं कि आपके बैंक में टारगेट नहीं है, एट दिन टारगेट्स होते हैं, बट आपको ऐसे बताया नहीं करते कि इतने टारगेट आपने करना ही है। ये नहीं बोलेंगे कि सुबह आपको ये दे दिए, शाम को आके बैठो दिखाओ मैंने क्या करा है। कुछ बॉसेस होते हैं, कुछ मेरे भी मैनेजर्स ऐसे थे जो मुझसे डंडा करके पूछते थे कि भाई बता तूने करा है नहीं करा। तो टारगेट्स होते हैं, बट आपको इस बैंक में ऐसे वोकली बोला नहीं जाएगा कि इतना टारगेट करना है।
और ये भी नहीं होगा कि यार आपने टारगेट नहीं करा आपको निकाल दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा आई थिंक किसी बैंक में नहीं होता जितना मैंने सुना है, वो बस आपको डराने के लिए बोला जाता है। हाँ, बट अगर आप परफॉर्म बिल्कुल नहीं कर रहे तो आप पे इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया जाएगा कि आप खुद ही रिजाइन डाल दोगे। ठीक है, टेंशन मतलब ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ है मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मेरे बॉस टचवुड बहुत अच्छे थे, टचवुड मैं काम भी बहुत ज़्यादा करता था, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट हाँ उन्होंने मुझे इतना अच्छा सिखा दिया था कि आप एक बार ये ट्रैक में आ ही जाते हो। इनिशियली जब आप बैंक ज्वाइन करते हो ना 6-8 महीने आपको कुछ समझ नहीं आता है क्या हो रहा है, मैं कहाँ आ गया, क्योंकि आप बढ़िया बढ़िया कॉलेज से निकले होते हो, आपको लगता है फुल कॉलेज वाली मस्ती होगी, बट ऐसा नहीं होता। प्रोफेशनल जगह पे यू विल हैव टू बिहेव इन अ प्रोफेशनल वे ओनली, और बहुत सारी चीज़ें होती है आप लोग सीखते हो। तो 6-8 महीने 1 साल भी लग जाता है ट्रैक में आने में। मैं तुम्हें बताता हूँ यार, मैंने इनिशियल 1 साल में एक भी अकाउंट नहीं खोला था, क्योंकि हमें प्रेशर था अकाउंट खोलना है, बट मुझे किसी ने निकाला नहीं, मुझे सब ने सिखाया काम। और टचवुड मैनेजर्स अच्छे थे, सब ने मुझे बहुत पकड़ के आगे तक लेकर गए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने मुझे सिखाया था। ये तो तुमने मेरे वीडियोस में भी देख रखा है, मेरे मैनेजर वॉज रियली नाइस, मेरे पुराने मैनेजर भी बहुत अच्छे थे। तो ठीक है, तो इंसेंटिव की बात कर ली, मैंने तुम्हें बता दिया इस बैंक में इंसेंटिव मॉडल नहीं है, और बैंक्स में होता है कि इतना टारगेट करो इतना इंसेंटिव मिलेगा। प्रमोशन हमारे बैंक में होता है फिक्स्ड, कि एवरी 2 ईयर एवरी 3 ईयर ऐसे ऐसे प्रमोशन होता है। तो आप जितना भी अच्छा कर लो, कितना भी बेकार कर लो, प्रमोशन आपका फिक्स्ड उसमें ही होगा। बट हाँ, इस बैंक के अलावा जो और बैंक्स है, ABC बैंक, जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं, उन सब में प्रमोशन उनकी रेट कार्ड पे होता है, उनको रेटिंग मिलती है, प्रॉपर रेट कार्ड होता है, उसके बेसिस में उनके प्रमोशंस होते हैं। तो हो सकता है आप 6 महीने में ही प्रमोट हो जाओ, हो सकता है आप 3 साल भी एक ही जगह पे रहो। तो इट एट द एंड डिपेंड्स अपॉन योर परफॉर्मेंस और आपका रेटिंग सिस्टम। और एक डार्क रियलिटी बता देता हूँ, मुझे नहीं पता, प्रमोशन फेवरेटिज्म में भी होता है। ठीक है, ये हमारे बैंक में तो नहीं था, बट मैंने और बैंक्स में सुना है जहाँ पर वो रेट कार्ड वाला सिस्टम है, रेटिंग मॉडल है, वहाँ पर आप जितना अपने बॉस के पीछे पीछे भागोगे और फेवरेट रहोगे उसके, आपका जल्दी प्रमोशन होगा। उनसे लड़ोगे, उनके अगेंस्ट जाओगे, उनसे नहीं बनती आपकी, तो आपका प्रमोशन कम होगा, धीरे धीरे होगा। तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये मेरा ओपिनियन है, ऑफ कोर्स मैं आपको इस एज अ ओपिनियन बता रहा हूँ, क्योंकि जितना मैंने सुना है, मैंने कभी देखा नहीं है ये सब, बट अपना ओपिनियन मैंने आपके सामने रख दिया। बट हमारे बैंक में तो फिक्स था कि इतने टाइम में होना है। उसके बाद कर लेते हैं पार्टीज़ कैसी होती है, लाइफ कैसी होती है। फिर वही बात आ जाती है, आपके मैनेजर पे डिपेंड करता है वो आपको कितनी पार्टियाँ करवाता है। मेरे मैनेजर टचवुड फिर से बहुत अच्छे थे, अच्छा काम करोगे पार्टियाँ होंगी, अच्छा काम नहीं भी करोगे पार्टी होगी। ही यूज्ड टू गिव अस टू मच मोटिवेशन, तभी ही इज़ सो सक्सेसफुल राइट नाउ। और मतलब वो एज अ बॉस नहीं थे, वो एज अ बिग ब्रदर, एल्डर ब्रदर की तरह ही यूज्ड टू ट्रीट अस। और हमें पार्टियाँ करवाने ले जाते थे, हम बोलते थे सर लेकर जाओ ना, लेकर चलो ना, आज चलते हैं। मतलब अगर 3 दिन पहले पार्टी होगी फिर से बोलेंगे चलो चलो। एट टाइम्स ये भी होता था, ही यूज्ड टू गिव मनी फ्रॉम हिज ओन पॉकेट कि नहीं बच्चों को पार्टी चाहिए मैं करवाऊंगा, बैंक का पैसा नहीं लेंगे। अदरवाइज बैंक आपको पार्टियाँ करवाते रहते हैं यार, वो आपके सीनियर्स, आपके सुपर सीनियर्स पे डिपेंड करता है। तो पार्टीज़ होती है, लाइफ अच्छी है, क्लबिंग होती है, सब चलता है भाई, बैंक में सब चलता है। आफ्टर ऑफिस आवर्स तो एंजॉय करते हो तुम लोग। ठीक है, तो मेरा प्रेफरेंस गवर्नमेंट बैंक में जाना चाहिए, प्राइवेट बैंक में जाना चाहिए। तो देखो यार, मैं तो प्राइवेट बैंक में था, गवर्नमेंट बैंक में और अलग पर्क्स होते हैं, तुम लोग वो गूगल में सर्च करोगे तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। बट बेसिकली तो देखो गवर्नमेंट बैंक में इतना प्रेशर नहीं होता जितना प्राइवेट बैंक्स में होता है। हाँ, बट अब धीरे धीरे गवर्नमेंट बैंक्स में भी प्रेशर आने लग गया है। गवर्नमेंट बैंक्स इतनी इजीली आप एंटर नहीं कर सकते, आपको एग्जाम्स क्रैक करने पड़ते हैं, फिर जाके एक पर्टिकुलर पोजीशन में आते हो। गवर्नमेंट बैंक्स का जो पीओ होता है, प्रोबेशनरी ऑफिसर, और प्राइवेट बैंक का जो पीओ होता है, प्रोबेशनरी ऑफिसर, उसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है इन द टर्म ऑफ सैलरी, इन द टर्म ऑफ अलाउंसेस। तो अगर आप सुनते हो कि यार प्राइवेट बैंक में पीओ है, यार उसकी देखो सैलरी इतनी अच्छी नहीं होगी, बट अगर आप सुनोगे गवर्नमेंट बैंक में ही इज़ अ पीओ तो उसकी सैलरी ज़्यादा अच्छी होगी। तो ये मैं आपको ओपनली बता देता हूँ यार, देखो मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं करना चाहता, बट रियलिटी मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। तो हाँ, गवर्नमेंट बैंक से और प्राइवेट बैंक में ये फ़र्क है। बट हाँ, अगर आपको लगता है पढ़ाकू हो, आप निकाल सकते हो गवर्नमेंट एग्जाम्स बैंक के लिए, तो बिल्कुल ट्राई करना, पहले गवर्नमेंट बैंक करना। क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि हमारे बैंक में लोग काम तो करते थे, साइड बाय साइड वो गवर्नमेंट एग्जाम्स की भी तैयारी करते थे, और यार वो गवर्नमेंट बैंक में निकल जाते थे, SBI में चले जाते थे वो लोग। मतलब हमें पता भी नहीं चलता था, और वो रिजाइन डाल के पता नहीं कब उन्होंने एग्जाम निकाल लिया होता था। तो आप ये भी कर सकते हो कि काम करते रहो, शाम को पढ़ाई करो, सुबह पढ़ाई करो, पढ़ाई करते रहो। क्योंकि बैंकिंग का देखो, जो अंदर बैंकिंग के ऑपरेशन है वो तो सेम है, बट हाँ, जो गवर्नमेंट एग्जाम में और सारी चीज़ें हैं वो आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी। बैंकिंग तो आप प्राइवेट बैंक में रह के ही सीख जाओगे।
गवर्नमेंट का तो आपको मैंने बता दिया, ग्रेड ए, ग्रेड बी, आरबीआई होता है, एसबीआई होता है, पीओ के होते हैं एग्जाम्स, अलग अलग टाइप के एग्जाम्स होते हैं, वो आप गूगल में अच्छे से सर्च कर पाओगे। प्राइवेट बैंक में भी एग्जाम्स होते हैं, बट इसका मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। प्राइवेट बैंक में प्रोग्राम्स होते हैं, मणिपाल का प्रोग्राम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए भी आपको सर्च करना पड़ेगा। उसमें मैं आपको ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उसका आइडिया ज़्यादा मुझे नहीं है, बट हाँ एग्जाम्स होते हैं प्राइवेट बैंक्स के लिए भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोएस्ट एंड हाईएस्ट पैकेज आफ्टर एमबीए। तो यार देखो, जितना मुझे पता है आप लोग एमबीए के बाद डायरेक्ट मैनेजर भी बन सकते हो, आप लोग डिप्टी मैनेजर 2 भी बन सकते हो जो मैं था, आप डिप्टी मैनेजर 1 भी बन सकते हो जो और कॉलेजेस के बच्चे बनते हैं। तो एट द एंड इट डिपेंड्स अपॉन आपका कॉलेज, उसकी रैंकिंग, उसकी फ़ीस, उसका टीयर कितना है, टीयर 1 है, टीयर 2 है, टीयर 3 कॉलेज है। तो मिनिमम अगर मैं आपसे बात करूं, सैलरी हो सकता है आपका 4.5 लाख 5 लाख का सीटीसी, जितना मुझे लगता है, ये मेरी ओपिनियन है ऑफकोर्स, फिर से 3.5-4 लाख भी हो सकता है। और मैक्सिमम सीटीसी आपका 16 लाख का भी हो सकता है, 17 लाख का भी हो सकता है, 20 लाख का भी हो सकता है ना। तो इट डिपेंड्स फिर से आपके कॉलेज पे, हो सकता है यार 20 लाख के ऊपर का भी हो जाए, तो इसका मुझे आइडिया नहीं है। बट यार देखो, मैंने 16 लाख तक तो सुना हुआ है, क्योंकि आईआईएम्स वाले जो होते हैं उनको 16 लाख का सीटीसी मिल जाता है शायद, मैंने इतना सुना तो है। तो ये आपको फिर भी आपको चेक करना पड़ेगा, मैं ज़्यादा श्योर नहीं हूँ इन सब चीज़ों में। ठीक है, तो इसमें अगला क्वेश्चन था, अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो आर्टिकलशिप कर रहा है या फिर उसका कोर्स कर रहा है, क्या वो बैंकिंग कर सकता है? चलो एक क्वेश्चन तो ये, दूसरा क्वेश्चन है कि बैंकिंग का बैकग्राउंड आपको रिक्वायर्ड होता है टू सिट इन द बैंकिंग प्लेसमेंट्स। ये दो चीज़ें अलग अलग है। पहले सीए वाली बात कर लेते हैं। तुम लोगों को बताऊंगा तो तुम हैरान हो जाओगे, मेजॉरिटी और मैक्सिमम लोग बैंक में सीएज होते हैं। तो सीए तो कंप्लीट कर लेते हैं बट वो फिर बैंकिंग में आ जाते हैं। तो अगर आप आर्टिकलशिप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप ऑनलाइन अप्लाई कर दो, आप रेफरल लगवा दो। इंटरव्यू में जब पूछेंगे, आप वहाँ पर सीए वाला अपना अगर बैकग्राउंड ऐसा बताओगे कि मैं सीए का एग्जाम, मैंने 1-2 एग्जाम क्लियर कर रखे, आर्टिकलशिप चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, तो आपको प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि बैंक को सीएज चाहिए होते हैं, और जितने भी बड़े बड़े पोस्ट में लोग होते हैं ना, वो सीएज ही होते हैं इनिशियली, वो सीए बन के ही बैंकिंग में आते हैं। और बैंकिंग का पर्टिकुलर आपको बैकग्राउंड चाहिए बैंकिंग एग्जाम्स निकालने के लिए, बैंकिंग जॉब करने के लिए, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। ये अपने दिमाग से निकाल दो कि मेरे पास बैंकिंग का बैकग्राउंड होना चाहिए। अगर आपको एबीसी भी नहीं आती ना बैंकिंग की, तब भी आपको जॉब मिल जाएगी। सोचो, बैंकिंग में कुछ नहीं चाहिए होता। तो मैं एग्जांपल देता हूँ, वैसे तो इसमें मेरी बेइज्जती होने वाली है बट फिर भी मैं बता देता हूँ यार। मुझे सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट का भी डिफरेंस नहीं पता था। सोचो, गुड़गांव में था बैंक में, तो एक दिन कुछ वैसी बात चल रही थी कि सेविंग्स अकाउंट है, करंट अकाउंट है। मैंने बोला यार सेम ही तो होता है, कुछ कासा कासा की बात चल रही थी। कासा होता है करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट कासा। तो मैंने बोला सेम ही तो होता है, अलग अलग क्यों लिखा हुआ? तो लोग तो मेरे पे बहुत हंसे, बट वहाँ पर 1-2 सीनियर से उन्होंने बोला ठीक है, सबके साथ होता है ये, और आपको स्क्रैच से पूरी बैंकिंग सिखाई जाती है। और बैंकिंग इतना डिफिकल्ट नहीं होता। अगर आपको लगता है ना यहाँ पर भी पीएनएल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट जोड़नी होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। बैंकिंग इज इंटायरली डिफरेंट। हाँ, अगर आप ऑडिट में चले गए हो, आप लैंडिंग साइड में चले गए हो, तो वहाँ पर भी आपको सिखाया जाएगा स्क्रैच से। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका बैंकिंग का बैकग्राउंड होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए चिल करो। एक क्वेश्चन था कि अगर हम, इफ यू आर करंटली बैंकिंग इन इंडिया एंड वी वांट टू गेट ट्रांसफर अब्रॉड, तो इज इट पॉसिबल? तो यार देखो, हर बैंक का अलग अलग होता है। हमारे बैंक में भी होता है, पोर्टल्स खुलते हैं 1-2 साल बाद, 3 साल बाद। अगर वहाँ पर वैकेंसी है तो आप अप्लाई कर सकते हो उसमें, बट आपको इनिशियली तो नहीं भेजा जाएगा उधर। इनिशियली 2-3 साल आपको काम करना पड़ेगा। और अगर आपका लक बहुत अच्छा है, या फिर अगर आप बिल्कुल ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, तो हो सकता है बाहर से आपको बुला भी लिया जाए। क्योंकि मैंने देखा है भाई होते हुए, लिटरली अपने सामने होते हुए देखा है ये सब, कि उसने कुछ पोर्टल में अप्लाई नहीं करा, कुछ नहीं करा, जस्ट बिकॉज ही वॉज टू गुड, ही वॉज कॉल्ड फ्रॉम आउटसाइड। तो ऐसा भी होता है। और हाँ, इनिशियली जब आप स्टार्ट करोगे तो इनिशियली आपको अब्रॉड नहीं बुलाया जाएगा। हो सकता है आप बैठे ही जर्मनी में हो सकता है आप बैठे ही हांगकांग में हो, वहीं के कॉलेज से आपने एग्जाम दिया आईसीआईसी बैंक के लिए, तब तो चलो आप वहीं पर स्टार्ट करोगे। बट अगर आप इंडिया में हो तो इनिशियली इतना जल्दी नहीं बुलाएंगे। हो सकता है रेयरली बहुत हो कि बाहर कोई वैकेंसी और आपकी ही ज़रूरत हो तो आपको बुला ले। तो ये रहता है अब्रॉड के लिए। चलो अब आ गया फाइनली मेरी बात। माई पोस्ट इन बैंकिंग, मेरा डिपार्टमेंट और मेरा सैलरी इंक्रीमेंट। पोस्ट मैंने फिर बता देता, फिर से बता देता हूँ। आई वॉज एन अकाउंट्स मैनेजर, जो मेरे कार्ड में लिखा होता था। ठीक है, सो आई यूज टू
मैनेज अकाउंट्स ऑफ बिग एंटिटीज़। मेरा ये इंश्योरेंस बेचने का, कार लोन, होम लोन, ये सब बेचने का काम नहीं था। आई यूज टू मैनेज बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स अकाउंट, उनके ट्रांजैक्शन मॉनिटर करता था, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करता था, ठीक है, उनसे रेफरल लेके और नए क्लाइंट्स ऑनबोर्ड करता था, ये सब मेरा काम होता था। और सेल्स बहुत ज़्यादा होती थी। तो मेरा जो ग्रेड होगा दैट वुड बी डिप्टी मैनेजर 2, DM2 जिसको मैं बोलता था। तो ये था मेरा पोस्ट, मेरा ग्रेड। मेरा डिपार्टमेंट वाज ट्रांजैक्शन बैंकिंग। तो ट्रांजैक्शन बैंकिंग में क्या होता है, वी बेसिकली केटर टू द नीड्स ऑफ द बिग क्लाइंट्स जो हमारे पोर्टफोलियो में होते हैं। मतलब हमें एक पोर्टफोलियो दे दिया जाता है कि इसका 1000 करोड़ की कंपनी है, 1500 करोड़ की कंपनी है, सो यू विल बी द POC, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर दैट पर्सन इस पर्टिकुलर बैंक के लिए। मतलब अगर मैं ICICI बैंक में हूँ तो उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए आई एम द फेस ऑफ द बैंक ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया। समझ गए? तो मान लेते हैं कोई XYZ प्राइवेट लिमिटेड है, वो मेरा क्लाइंट है, तो आई एम दिस अकाउंट्स मैनेजर। अब कुछ भी उसको रिक्वायरमेंट होगी रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स, रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन फंस गई, रिगार्डिंग मोर लेंडिंग, रिगार्डिंग हमें CCOD दे दो, हमें LCBG दे दो, हमें ये सर्विस में दिक्कत आ रही है, वो सबसे पहले प्रियम को फ़ोन करे, प्रियम भाई ऐसे दिक्कत है। तो हम लोग उनके सीनियर से बात करते थे, बेसिकली BOD से, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, हम उन लोग से बात करते थे, हम CEOs से बात करते थे, CFOs से बात करते थे, अकाउंट्स हेड से बात करते थे। क्योंकि देखो जो रिक्वायरमेंट और जो प्रॉब्लम्स आती है रिगार्डिंग बैंकिंग, वो जो अकाउंटेंट होता है वो अपने सीनियर को बताता है, फिर सीनियर हमें फ़ोन करता था कि ऐसे ऐसे आ रहे हैं। तो हम लोग यूजुअली सीनियर्स के साथ ही डील करते थे। तो ये था यार मेरा डिपार्टमेंट, मेरा काम। सैलरी इंक्रीमेंट वही होता था यार, देखो हर साल के एंड में होता था, क्योंकि इंसेंटिव मॉडल था नहीं, और थोड़ा थोड़ा ही बढ़ता था। मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, बहुत कम कम बढ़ता था, ये होता था, ठीक है। फिर मैंने लिख रखा है PO प्रोग्राम इन प्राइवेट बैंकिंग। वही बात आ गई, मैंने तुम्हें बोला था 2 टाइप के होते हैं प्रोग्राम्स, एक होता है गवर्नमेंट बैंक का PO, एक होता है प्राइवेट बैंक का PO। तो दोनों में बहुत फ़र्क होता है। PO एग्ज़ाम्स जो होते हैं, PO का जो ये करवाते हैं, ये मणिपाल से होता है, तो इसके बारे में सर्च करना, इसका मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि हमारे बैंक में आते थे PO से लोग। और हाँ, मैं एक और चीज़ बड़े ब्लंटली बता देता हूँ, MBA करके आओगे और ये PO वाले बैच से आओगे, आपकी सैलरी में ज़मीन आसमान का डिफरेंस होगा, ठीक है। दिस इज़ द हार्श रियलिटी, बट इट इज़ वॉट इट इज़। तो अगर मैं X अमाउंट कमा रहा हूँ, या फिर अगर मेरी CTC X अमाउंट है, तो जो PO वाला बंदा होगा उसकी X/4 होगी। मेहनत चाहे वो कितनी भी करे, वो मेरे से अच्छा कितना भी हो, क्योंकि मणिपाल और यहाँ पर आपको पूरा बैंकिंग पढ़ाया जाता है। हम तो डायरेक्ट कॉलेज से आते हैं, हमें बैंकिंग का भी नहीं पता होता, बट वो इतने समझदार होते हैं, बट उनकी सैलरी फिर भी हमसे कम रहती है। तो दिस इज़ द हार्श रियलिटी, मैंने तुम्हें बता दिया। और यही है PO प्रोग्राम के बारे में। ज़्यादा आपको मुझे डिटेल्स नहीं पता, एक बार सर्च कर लेना। फिर है हाउ टू गेट स्पेसिफिक डिपार्टमेंट इन बैंकिंग। तो ये भी HR के हाथ में होता है। देखो ये हमारे हाथ में नहीं होगा कि तुम्हें इसी डिपार्टमेंट में जाना है। जहाँ पर वैकेंसी होगी उसकी वो प्लेसमेंट निकालेंगे, जहाँ की भी वैकेंसी होगी वही आपको ऑनलाइन दिखेगा, वहीं आप अप्लाई करोगे। हो सकता है 3-4 साल बाद आप इतने कॉन्टैक्ट्स बना लो कि आप बोल दो कि सर मेरा इस वाले डिपार्टमेंट में करवा दो, या जो मैंने बताया था पोर्टल्स होते हैं जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो, वैकेंसी होगी तो आप वहाँ पर जा सकते हो, या फिर अगर आपका वैलिड रीज़न होगा तो आप वहाँ पर जा सकते हो। ट्रांसफर्स का भी था एक क्वेश्चन, इसके बाद मैंने लिख रखा है ट्रांसफ़र कैसे होते हैं। देखो ट्रांसफ़र इतनी ईजिली नहीं होते। आप मैरिड हो गए हो, आपको अपने होम टाउन जाना है, दिस कुड बी अ रीज़न, दिस कुड बी अ वे टू गेट ट्रांसफ़र। उसके अलावा कुछ मेडिकल कंडीशन हो सकती है, बट इतनी ईजिली ट्रांसफ़र नहीं मिलता। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। पहले मैं गुड़गांव में था, मैं दिल्ली आया था, तो मैंने बड़ी मुश्किल से ट्रांसफ़र लिया था। तो होता है यार, देखो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ट्रांसफ़र का। मैंने बता दिया स्पेसिफिक डिपार्टमेंट आपको नहीं मिल सकता। एट द एंड इट्स इन द हैंड ऑफ द HR। अगर वैकेंसी होगी उसी की रिक्रूटमेंट होगी, उसी की प्लेसमेंट आएगी, उसी डिपार्टमेंट में आप जाओगे। अब मेरे कॉलेज से बच्चे थे, कुछ ट्रांजैक्शन बैंकिंग में आए, कुछ लेंडिंग साइड चले गए, कुछ किसी डिपार्टमेंट चले गए, कुछ किसी डिपार्टमेंट में चले गए। तो ऐसा नहीं होता कि एक कॉलेज के बच्चे एक ही डिपार्टमेंट में जाएंगे। अगेन इट्स इन द हैंड ऑफ द HR, वो आपको कहाँ डालती है। एक क्वेश्चन था कि कैन वी गेट जॉब इन द होम सिटी या फिर हमारा होम टाउन। यार देखो डिपेंड करता है फिर से वैकेंसी के ऊपर। और हाँ, जैसे हमारा प्लेसमेंट हुआ था तो कुछ बच्चे मुंबई चले गए थे, बट कुछ बच्चे दिल्ली में ही थे। दिल्ली NCR हो सकता है, जैसे मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली का हूँ, मेरा कॉलेज दिल्ली का, बट मुझे गुड़गांव भेज दिया था। तो देखो दिल्ली NCR होगा, बट रेयरली आपको दूर भेजेंगे। हाँ, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करके आ रहे हो, या फिर अगर आप कोई रेफरल लगा के वैकेंसी के थ्रू आ रहे हो, तब हो सकता है आपको दूर भेज दे।
ये ध्यान रखना। बट हाँ 50% ऑफ द टाइम आपको होम सिटी में मिल जाएगा। बट और जैसे मेरे दोस्त थे वो रहते कहीं थे बट उनका कॉलेज दिल्ली में था, होंगे वो महाराष्ट्र के, तमिलनाडु के, उनका कॉलेज दिल्ली का था, प्लेसमेंट दिल्ली में हुई तो उनको दिल्ली ही दे दी, तो उनकी होम सिटी से दूर था। अब मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली का ही हूँ, मेरा कॉलेज भी दिल्ली का है, इसलिए मुझे दिल्ली एनसीआर में प्लेसमेंट मिली थी। तो ये रहता है, ठीक है। एक सबसे मेन क्वेश्चन था लोगों का, फ्यूचर प्लान्स क्या है। यार देखो अभी मेरे फ्यूचर प्लान्स कुछ नहीं है, अभी मुझे खुद कुछ नहीं पता मैं क्या करूँगा। बट हाँ धीरे धीरे आई एम एक्सप्लोरिंग अदर थिंग्स। जॉब मैं अभी नहीं कर रहा, आई एम एक्सप्लोरिंग डिफरेंट थिंग्स। तो देखते हैं आगे क्या होता है, भगवान देख रहा है, जो भी होगा अच्छा ही होगा। आप लोगों की ब्लेसिंग्स है मेरे साथ। ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नोटिस पीरियड, क्योंकि मैंने अभी नोटिस पीरियड वाली सीरीज बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी देख लेना, इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब शॉर्ट्स में भी है। नोटिस पीरियड होता है एक पीरियड, एक पर्टिकुलर डेज का या टाइम का जो आपको सर्व करना पड़ता है। नोटिस पीरियड तब आता है जब आप रिजाइन कर देते हो, ठीक है। अब मान लो 30 डेज का आपका नोटिस पीरियड है, उन 30 डेज में आप हैंड ओवर दोगे, आपका जो भी पेंडिंग काम है आप दूसरे बंदे को दोगे कि बॉस मैं जा रहा हूँ, अब आप बताइए जो मेरा काम है, मेरा पोर्टफोलियो मैंने किसको देना है, किसको हैंड ओवर करना है। अब मेरा पोर्टफोलियो कौन देखेगा, जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनसे कौन बात करेगा। तो फिर आप क्लाइंट से मिलवाते हो अपने साथ वालों को, तो इसके लिए आपको टाइम चाहिए होता है। तो ये सब काम आप नोटिस पीरियड में करते हो। हमारे बैंक में स्पेसिफिक नहीं है कि 30 दिन का नोटिस पीरियड ही होना चाहिए, मेरे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का जितना मुझे पता है 30 दिन का भी हो सकता है, 90 दिन का भी हो सकता है 10 दिन का ही हो जाए, हो सकता है 5 दिन का भी हो जाए। एट द एंड फिर से आपके मैनेजर और आपके एचआर पे डिपेंड करता है। मेरा 30 डेज का नोटिस पीरियड था, क्योंकि मैंने जानबूझ के नोटिस पीरियड दिया था, क्योंकि मुझे बस वो लाइफ जीनी थी 30 दिन की। तो यही होता है नोटिस पीरियड में, आप बेसिकली हैंड ओवर करते हो, कुछ काम होता नहीं, खाली बैठे रहते हो पूरे दिन, तो वैसे ही आपका पूरा टाइम निकल जाता है। तो ये थे यार हमारे बैंकिंग और एमबीए से रिलेटेड क्वेश्चंस। कमेंट्स में यार बता देना, वैसे तो मैंने सब कुछ ही कवर कर लिया है, कुछ मैंने अगर छोड़ दिया तो मुझसे आप कमेंट्स में पूछ लेना। आई ट्राई कि मैं जो जो बता सकूं, जो जो मैं पब्लिक डोमेन में बता सकता हूँ बता दूँ। और कुछ भी अगर रिक्वायरमेंट हो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड ये शायद अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। लाइक करे बिना मत जाना, टर्न ऑन दोस पोस्ट नोटिफिकेशंस, विल गेट नोटिफाइड एवरी सिंगल टाइम आई पोस्ट अ वीडियो। एंड यस वील सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए पीस।